नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में हम अक्सर किताबों के बारे में चर्चा करते हैं और कई बार हमारे साथ किताब के लेखक या संपादक होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर सदन झा की किताब सोशल सिटी, अर्बन एक्सपीरियंस एंड बिलॉन्गिंग इन सूरत की चर्चा करेंगे, जो कि एक शहर और उस शहर से जुड़ी हुई कई सारे पहलुओं के बारे में हमें परिचित कराती है। इस किताब के लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं और हम सबके यानी कि धनंजय और मेरे सीनियर भी रहे हैं। तो उनसे हम विविध मुद्दों पर बात करेंगे और उन्होंने कई सारी अन्य पुस्तकों की भी रचना की है। वे दोनों भाषाओं में लिखते हैं, कम से कम 2 भाषाओं में लिखते हैं, पर मुझे लगता है कि वो मैथिली में भी लिखते होंगे। और अभी मैंने उनसे इसके बारे में बात नहीं की है, तो शायद जब बात होगी तो हम इसके बारे में उनसे पूछेंगे। पर मैं ये जानता हूँ कि वो हिंदी में भी लिखते हैं, उनकी कई किताबें प्रकाशित हैं और वो अंग्रेजी में भी लिखते हैं और ये किताब भी इंग्लिश में ही है और ये जाने-माने इतिहासकार हैं। तो सबसे पहले तो हम सदन सर का स्वागत करेंगे। सदन सर नमस्कार। और नमस्कार। धनंजय आपका भी धनंजय स्वागत। बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए दोनों लोगों को। और हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे कि ख़ास तौर पे ये मेरे और धनंजय के लिए ज़रूरी है कि जब हम नहीं बोल रहे हैं तो अपना माइक थोड़ा ऑफ रखेंगे, ना थोड़ा-सा जो साउंड है उसकी अ, स्पष्टता रहेगी। मैं ये सोच रहा था और मैंने इसको थोड़ा-सा लिखा भी क्योंकि सब कुछ एकदम से याद रख पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो कम से कम 3 किताबों के बारे में जो डॉक्टर सदन झा ने लिखी हैं, मैं आप लोगों को जानकारी दूँगा। या 4 किताबों के बारे में और भी 2-3 किताबें थीं जो कि वहाँ पर मुझे मिली और कई और किताबें होंगी जो मैं जिनकी जानकारी नहीं जुटा पाया। तो एक 2016 में उनकी प्रकाशित किताब है रिवरेंस, रेजिस्टेंस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सीइंग द इंडियन फ्लैग। ये पहली किताब है। और दूसरी किताब है देवनागरी जगत की दृश्य संस्कृति। तीसरी किताब हाफ सेट चाय और कुछ यूं ही, ये 2018 में प्रकाशित हुई थी और यह एक अलग तरीके से विषयों को देखने का जो डॉक्टर झा का तरीका है उसको प्रदर्शित करती है। एक अन्य किताब नेबरहुड्स इन अर्बन इंडिया इन बिटवीन होम एंड द सिटी, देव पाठक और अमीय कुमार दास के साथ इन्होंने संपादित की है। और ये जो सोशल सिटी किताब है इसमें वो कम्युनिटीज़, नेबरहुड्स और मार्केट प्लेस इन 3 आधारों पर सूरत शहर और उससे जुड़े विविध पहलुओं का एक अवलोकन करते हैं। और जो अर्बन स्टडीज़ का एरिया है वह लगातार समृद्ध हो रहा है और उसमें बहुत ही बारीक तरीके से और बहुत मजबूती के साथ डॉक्टर झा की किताब भी हस्तक्षेप करती है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ और मुझे लगता है कि हम काफ़ी तक अनौपचारिक चर्चा ही रखने की कोशिश करेंगे। और चूँकि हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं वो बहुभाषी हैं और मुझे लगता है कई भाषाओं के जानकार हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारी कोशिश होगी कि हमारे सवाल और इनके जवाब हिंदी या अंग्रेजी में आएँ और वो सब आप लोगों को रोचक लगेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो धनंजय, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएँ और प्रश्न करें। कुछ देर मैं नेपथ्य में भी रहूँगा, लेकिन हम इस बातचीत को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। धनंजय, आप कहें। नहीं धनंजय, माइक ओपन करना पड़ेगा आपको, चूँकि माइक जब भी हम ऑफ करते हैं एक बार ओपन करना होता है। जी। धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद सज्जन जी इस परिचर्चा के लिए। आपकी जो पुस्तक है सोशल सिटी अर्बन एक्सपीरियंस एंड बिलोंगिंग इन सूरत, रॉटलेस 2023, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और मुझे लगता है कि आपने 4 जो वेंटेज और 4 जो मेथड को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, या 4 जो पर्सपेक्टिव है, या 4 जो पॉइंट्स हैं जिसमें आप खुद कह रहे हैं फेमिनिस्ट एंड जेंडर स्टडीज, दलित स्टडीज, सब्जेक्टिविटी एंड बिलोंगिंगनेस, या द क्वेश्चन ऑफ बिलोंगिंग। यहाँ पे आप देसाई और गोखले के जो मॉडल है उससे आप उसकी भी चर्चा करते हैं। इस किताब में वो एक महत्वपूर्ण रूप में निकल के आता है। हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सूरत वे। सूरत वे का आप काफी जिक्र करते हैं और इस किताब का वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एंड आपका जो कन्वर्जेंसेस हैं, डाइवर्जेंसेस हैं देसाई और गोखले के मॉडल से, वो कहाँ पे हैं और क्या है? शुक्रिया। पहले तो कमल और धनंजय आप दोनों का।
और ये बड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हुए, आप दोनों से जुड़कर इस तरह से बातचीत हो रही है। तो देखिए, मैं धनंजय आपके सवाल पे सीधे-सीधे आने से पहले थोड़ा-सा उसका पृष्ठभूमि देना चाहूँगा, जिससे कि आपके जो दर्शक हैं, इस पूरी बात को समझ सकेंगे। ये जो किताब है, ये सूरत के कंटेम्परेरी जो चेंजेस इस शहर ने देखे हैं, उसके ऊपर है, और इसका बैकग्राउंड है कि 1960 के दशक से इस शहर ने बहुत बदलाव देखे हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ टू इंडस्ट्रीज। एक तो पावरलूम इंडस्ट्री के कारण, और जो जिससे सिंथेटिक टेक्सटाइल का निर्माण होता है, उसका 1960 के दशक में आगमन हुआ इस शहर में, और दूसरा डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री के कारण। इन दोनों इंडस्ट्री ने इस शहर की सूरत बदल कर रख दी। तो इस इस बदलाव को हम सामाजिक रूप से कैसे देखें, एक सोशल साइंस के रिसर्चर के नाते हम इस पृष्ठभूमि में जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उसको कैसे देखें, ये मेरे लिए मुख्य सवाल था। और इस सवाल में जब मैंने इसको क्योंकि हम लोग बौद्धिक जगत से जुड़े हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो एक कॉन्सेप्चुअल एंगल, एक पर्सपेक्टिव जरूरी होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं सामाजिक बदलाव या समाज की बात करते हैं, तो उसमें तो ढेरों चीज हो रहा है। सब चीज को दस्तावेजीकरण नहीं हो सकता है, सब चीज का आप एनालिटिकल फ्रेम में नहीं ला सकते हैं। तो आपको कुछ एंकर की जरूरत होती है, कुछ, या दूसरे तरह से कहें तो कुछ प्रस्थान बिंदु की जरूरत होती है। यहाँ आपसे पहले जो इस विषय पर या सूरत शहर के बारे में जो लिख चुके हैं, जो संकल्पनाएं दे चुके हैं, जो कुछ थ्योरीज जिन लोगों ने दिया है, उनके साथ, उनके शोध के साथ, उस साहित्य के साथ आप संवाद करते हैं, and then you try to intervene in that discourse. So Surat Way was, for me, was that anchor point, that entry point into this discourse, in this study of changes that this city has witnessed since 1960. Now, what is this Surat Way? Surat Way, there are a number of these scholars who have worked on Surat, and in their writings, we come across a certain, glorification of or certain ways of looking at unique features of this society which lives in Surat. And they say that in Surat, there has been a harmonious coexistence between different groups, between different social communities, and there is certain kind of emotional investment in the city. And this harmonious way is, they call Surat Way. I'm putting it in a very crude and in a very simplified form. Now, for me, the question is that when we talk about this kind of harmonious coexistence of different segments of the city, then why this city has witnessed so much of violence in the past? Now, people or scholars who look at Surat Way, they say that at specific moments, this harmonious coexistence of different communities witnessed certain crises, and they say that these moments of crisis are temporal, where the harmonious coexistence got threatened. Otherwise, everything is fine. So that is one problem I found
conceptual problem, because in that sense, each time you have any communal classes, you bracket it into a specific moment, and then you think that otherwise society is very harmonious. You don't look at the structural contradictions, or try to find out the crisis in terms of the structural contradictions of this urban society. That's one. Second is that in this Surat way, how do you explain, or how do you engage with different new communities which enter into the landscape of this city? Now, one way in which many scholars have looked at is that they put blame on these new migrants whenever city has undergone any crisis. So if there is a communal crisis, it becomes easier to disown this belongingness, disown the root cause, and say that it's because of the migrants, and because they are perpetrators of violence, city has undergone this kind of crisis, communal crisis. That's an easy way out. And to put this blame, and then you say that everything is quite good, हम सब कोई बड़ा शांति प्रिय है सूरत में, लोग जो रह रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं, जो सूरत वे के भीतर नहीं है, इस मॉडल के भीतर नहीं है, क्योंकि वो सूरत वे से परिचित नहीं है, तो उनके कारण सारा परेशानी हो रहा है. तो मुझे लगता है कि इन जो दो तीन फंडामेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, वहां कंटेस्ट करना जरूरी मुझे लगा, और इस कारण से मैंने देसाई या गोखले के जो मॉडल हैं या बाकी, उनसे मैंने आगे जाने की कोशिश की. क्योंकि एक तो जब देसाई या गोखले लिख रहे हैं तो वहां वो माइग्रेंट का सवाल ही नहीं है. दूसरी बात कि कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी वो अहिस्टोरिकल वे में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है. वो एक डायनामिक प्रोसेस होता है जिसके जरिए, जिसके इन एंड थ्रू वी कम अक्रॉस द सोशल फैब्रिक ऑफ दैट सिटी और एनीवेयर. So when I say dynamic way, it means it is changing, it is ever changing, social processes are changing. तो आप स्टैग्नेंट फ्रेम में आप किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं देख सकते हैं, एक. लेकिन दूसरी तरफ सूरत वे से भी बहुत कुछ मुझे एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक शहर को उसकी विशिष्टता में समझने की कोशिश करता है, न कि उसको एक यूनिट, एक ऐसा जो कि कहीं भी, जिसका एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में उसको आप कहीं भी स्थापित कर दें, वो नहीं. इसकी विशिष्टता को तो वो देखने की कोशिश करता है, जो कि मेरे लिए काफी अंतर्दृष्टि से भरपूर था. तो एक तरह से कह सकते हैं कि मैं उनकी बातों को आगे भी ले जा रहा हूं, अपने पूर्वजों की बातों को, लेकिन दूसरी तरफ जो एक समाज विज्ञानी करता है उसको क्रिटिक करते हुए आगे ले जाने की कोशिश करता हूं. तो मेरे मन में ये सवाल है कि जो ये सूरत वे की बात पहले भी लोगों ने कही और आप भी उस पे कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा है, खासतौर पे गुजरात में, सूरत में, वो क्या किस रूप में रहा? क्योंकि जाति पर आपकी किताब में काफ़ी ध्यान दिया गया है, पर ये जो कम्युनल टेंशन वाला मुद्दा है, वो या मुस्लिमों की जो स्थिति है, और ज़्यादा साफ तौर पे कहें, उस समाज में किस तरीके से है, क्या वो आम जनजीवन में घुले मिले हैं? इस पहलू पे अगर आप थोड़ा कुछ बताएं और किस तरीके से आप उसको देखते हैं, तो थोड़ा लाभ होगा हमें. देखिए, ये बहुत आपने मौजूद सवाल पूछा है कमल, और मैं पहले ही आई फील एपोलोजेटिक कि मैंने माइनॉरिटी का सवाल को बहुत मुकम्मल तौर पर इस किताब में नहीं उठाया है, जो कि मुझे उठाना चाहिए था. लेकिन दरअसल उसके पीछे एक कारण ये है कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे मन में था कि वो सूरत वे और एक्सपीरियंस और उन सब चीज़ों को, बिलोंगिंगनेस को लेकर आगे बात की जाए, कास्ट को लेकर बात की जाए, क्योंकि जो शहरी अध्ययन है भारत में, उसमें कास्ट को बहुत नज़रअंदाज किया गया है, कास्ट के क्वेश्चन को.
तो इन सब के कारण और फिर धीरे धीरे जो इसका फ्रेम है वो इतना बड़ा होता चला गया, क्योंकि उसमें मैंने स्पेस के साथ इंगेज करने की कोशिश की, खासकर नेबरहुड के स्पेस या मार्केट प्लेसेस और कम्युनिटीज। तो इन सब में कहीं ना कहीं वो जो बड़ा हिस्सा है जिस पर मैंने बहुत लिखा, लेकिन ड्राफ्ट के स्टेज पे, लेकिन फाइनल आते आते मैंने उसको एडिट आउट कर दिया। ये हम लोग करते हैं क्योंकि कई बार होता है बेसमहार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो बेसमहार होता चला गया। तो इस कारण से मैंने डायरेक्टली माइनॉरिटी के सवाल को नहीं एड्रेस किया है। लेकिन जब मैं सूरत के ताने बाने की बात कर रहा हूँ या उस हारमोनियस को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो मैंने धनंजय के सवाल का जवाब देते हुए कहा था, तो अल्पसंख्यक का मुद्दा तो आ ही जाता है। और फिर जब हम सूरत के सांप्रदायिक दंगों के उदाहरण देते हैं, उस समय भी हम इस अल्पसंख्यक समुदाय के संकट से रूबरू हो रहे होते हैं। तो इस तरह से मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली मैंने वहाँ अप्रोच किया है अल्पसंख्यक के सवाल को, कि कैसे अदरिंग हो रहा है, कैसे अल्पसंख्यक को एक अन्य के रूप में देखा जा रहा है, और किस तरह से जो संकट के समय यह जो अन्य है, जो कि विक्टिम है, उसका जो परपेट्रेटर है वो भी एक दूसरा अन्य है, जो एक माइग्रेंट के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है कि वो माइग्रेंट ही है जो कि इन दंगों में भाग ले रहा है बढ़ चढ़कर। और उसमें भी खास तौर से जो सिंगल मेल उड़िया माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन पर कई बार सवालिया निशान उठाए जाते हैं। और ये निशान महज पुलिस या जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है वहीं नहीं उठ रहे हैं, कई जो बहुत रिस्पेक्टेड जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जिनके मनसे को, उनके मंसूबे पर कोई संदेह नहीं किया जाता है, लेकिन वो भी इस ट्रैप में फंसते नजर आते हैं, जबकि वो सीधे सीधे जो पुलिस के एफआईआर के वर्जन को बगैर एक क्रिटिकल एनालिसिस के वो सीधे वहां से उठाकर और फिर हमारे सामने वो रख लेते हैं। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह पिछले मेरे 15 साल के शोध का और यहाँ के प्रवास का एक दस्तावेज की तरह है, जिसमें कि बहुत सारी बातें हैं जो कि किताब में शायद नहीं आ पाई हैं। तो इसके लिए मैं माफ़ी भी प्रकट करता हूँ, मांगता हूँ, और यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि आगे शायद जो दूसरी किताब होगी इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे को मैं डायरेक्टली कन्फ्रंट करूँगा और उसके ऊपर मैं बात अधिक मुकम्मल तौर पर कर पाऊँगा। धनंजय, ये पुस्तक ये जो किताब है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा जो सिटी स्टडीज़ का एक्सपीरियंस है और जो अर्बन स्टडीज़ का एक्सपीरियंस है वो लेफेबव्रे और डेविड हावे से काफ़ी प्रभावित रहा है मेरा खुद का, कि कैसे जो एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट है सिटीज़ में, और इस पे इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकता है गांधी और अंबेडकर के बीच में भी कि सिटी किस तरह की स्पेस है और कहाँ पे हम, तो शायद अभी उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन आप चूँकि सब्जेक्टिविटी और दलित एक्सपीरियंस पे बात किए हैं, तो इसी संदर्भ में एक प्रश्न है, और 3 आपके महत्वपूर्ण कोट हैं इस पुस्तक में, बहुत सारे हैं। पहला ये है कि कैपिटल हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द कोरोजन ऑफ सच आउटवर्ड traces and behaviors that are easy to identify as manifestation of caste in urban public life. Restaurant, street side food joints, shops and marriage gatherings are hardly found scripted along the purity pollution axis. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सूरत के बारे में। लेकिन बुक और भी एक बात की तरफ इशारा करती है। We can safely argue that being in the experience always presupposes an intrinsic presence of agency in the human subject.
तो एक तरफ तो सूरत में हम देख रहे हैं कि वो इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात जो आप ये कह रहे हैं सूरत को लेके कि द पॉलिटिक्स ऑफ बिलोंगिंग केप्ट डिस्प्लेइंग इट्स अगली फेस। तीन जो ये महत्वपूर्ण चीजें आपकी किताब में है। तो मेरा जो प्रश्न है इन तीनों पे ही आधारित है। डू यू सी अ कॉन्फ्लिक्ट? आप एक्सपीरियंस और बिलोंगिंग में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, मतलब कि एक्सपीरियंस और बिलोंगिंग में, और किसका ज्यादा स्पेस रहा है सूरत में, एक्सपीरियंस का या बिलोंगिंग का? देखिए, आप बहुत सारी बातें कहने के बाद आप सीधे-सीधे एक जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ देते हैं, और हम लोग जो समाज विज्ञान के छात्र हैं, उनको इस तरह से ऑब्जेक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस और नो में आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा-सा again, I would like to explain the reasons and my trajectories. No, as I said, I kept on searching for the perspectives, the questions, the way to enter into this urban landscape, social landscape. And then I realized that the entire discourse of urban studies, and you have mentioned Lefebvre and Harvey, that we have imported from the West, or that has dominated in social science discourse, is replete with the idea of anonymity or alienation. So city alienates individuals, or city anonymize individuals. Now, when we say that, there is very little space left for engaging with the experiences that people have, because if you are at loss all the time in the landscape of city, then what is your experience? Is it just experience of loss? Can you all the time explain everything that you experience from the vantage point of lack or absence? No, I doubt that. And because when I live in the city, what does it mean? What does it mean to engage with neighbors? What does it mean when you go to marketplaces? What does it mean when people long for their old homes and bylanes? So those were the questions that then led me to the language of this alienation. I mean, why has this discourse on urban landscape is so fixated with this alienation? And then I found that, and scholars have already written that it's because there is a very close uh, connection between the language of, or the way city reproduces itself and the way capital reproduces itself. So the language of city discourse and language of capital discourse both converges. History of capital and city converges. Now it is there, then I started looking at how to contest that. And there I come across all these issues. For example, caste, how caste shapes this vocabulary of urban experience, and why have we ignored that? और मुझे लगता है कि हमने इसलिए उसको इग्नोर किया पूरे सोशल साइंस के डिस्कोर्स में, क्योंकि हम इस बात से ऑब्सेस्ड थे कि सिटी तो एक ऐसा जगह है जहां की मॉडर्निटी प्रोड्यूस हो रहा है, जहां जो गांव से भिन्न है। तो गांव को तो हमने कह दिया कि वो कास्ट रीजन है, लेकिन शहर तो कास्ट से परे है। Now that kind of consciously or unconsciously, that default framework I found quite
problematic. And this is where I thought that, how to look at this caste. Then, when I began looking at the caste and city, then I came across, I was pushed into looking at the linkages between city and Dalits. तो और जब हम इन कास्ट एक बृहत्तर और दलित एक उसमें जो खास एंगल, तो इनकी जब हम बात करते हैं तो हमें शहर के डिस्कोर्स, शहर के सामाजिक ताने बाने में कास्ट को ढूंढने के लिए जो पुराना जो फ्रेमवर्क था प्योरिटी पॉल्यूशन का, उससे दूर जाना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ बारीकी में चल रहा है. It is much more complicated. Sometimes it is very invisible, because unlike the rural discourse, stereotypical discourse, where these purity pollution angles are along the axis of touch or along the axis of food, sharing of food, here you don't find those axes. One goes into restaurant and one doesn't have to reveal caste identity. Similarly, if you are in a marketplace, touch is insignificant. That does not mean that caste is not there. That doesn't mean that, we should not look at the relationship between the city spaces and Dalits as a community in a more systematic manner. तो ये सब कुछ प्रोवोकेशंस रहे. और दूसरी बात, जब एक यहाँ पर मैं बहुत संक्षेप में 2 लाइन और जोड़ दूं, कि जब हम कास्ट की बात करते हैं या दलित डिस्कोर्स की बात करते हैं, तो एक तो मुझे लगा कि 1970-80 के दशक के बाद से एक जो पूरा कास्ट का जो अलग अलग एस्पेक्ट्स था, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्वेश्चन में सिमट कर रह गया. और वहां जो उसके जो जिसे कह सकते हैं कि उसके अनेक जो सिर थे कास्ट नुमा राक्षस के, उसको हमने अनेक सिर को देखना बंद कर दिया और हमें लगा कि कास्ट का बस एक ही सर है और वह दलित डिस्कोर्स और दलित विक्टिमहुड का है. और वहां पर एक्सप्लॉयटेशन का इशू हमारे लिए सर्वोपरि हो गया, आइडेंटिटी का इशू सर्वोपरि हो गया. लेकिन मेरा कहना है कि एक्सप्लॉयटेशन और आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण इशू है, लेकिन इसके साथ साथ कास्ट अपने बाकी 9 सरों के साथ, 9 मुंह के साथ अभी भी उसी तरह से हमारे सामने है, उसी तरह से वह राक्षस है जिसे कन्फ्रंट करने की जरूरत है. और एक बकौल समाज विज्ञान के छात्र होने के नाते हमें आसपास भी ध्यान देना होगा, देखना होगा कि किस तरह से बहुत जटिल तरीके से कास्ट मैनिफेस्ट होता है, कास्ट डायनेमिक्स. मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे आमतौर पे ये होता है बिहार में कि लोग कमाने गुजरात की तरफ जाते हैं, तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है या एक्सक्लूजन है या ह्यूमिलिएशन है, वो कास्ट से अलग क्या राज्य के आधार पर भी सूरत में मौजूद है या फिर वो बिल्कुल ही अदृश्य सा है? आप अपने अनुभव से अपनी किताब की शुरुआत की है, हालांकि ये जो लोग मजदूरी करने आते हैं उनके साथ ज़्यादा होता होगा, अगर उस पर आप कुछ कहना चाहें तो. जी सर. देखिए, ये जो मैंने पहले सवाल के भी जवाब में एक माइग्रेंट को जिस तरह से अन्य के रूप में देखा जाता है, अदर के रूप में देखा जाता है, उसकी बात की थी, उसकी तरफ इशारा किया था. सूरत एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक शहर है और जब 1960 के बाद की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण जो माइग्रेंट समुदाय आते हैं. एक तो सौराष्ट्र से सौराष्ट्रियन पटेल आते हैं 1960 के दशक में, और उनके साथ भी उसी तरह के अवमाननापूर्ण व्यवहार हो रहे थे. उन्हें अन्य के रूप में देखा जाता था, उन्हें किराए के मकान नहीं मिलते थे, उन्हें तमाम तरह के ह्यूमिलिएशन और
डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। और बड़ी अद्भुत सी बात है कि 5 साल या 10 साल के बहुत कम समय के भीतर इस समुदाय ने, जो कि एक डायमंड पॉलिशिंग वर्कर के रूप में एंट्री लिया था इस शहर में, वो अपने को लेबर फोर्स से ट्रांसफॉर्म करके कैपिटलिस्ट क्लास के रूप में अपग्रेड कर लेता है, आप कह सकते हैं। तो ये एक अध्याय है, एक बात है। दूसरा जो समुदाय, माइग्रेंट समुदाय, जिसके ऊपर और भी काम करने की जरूरत है, कुछ काम हो रहा है इकोनॉमिक्स के में, वो है उड़ीसा से आए हुए माइग्रेंट वर्कर्स का। ये पावरलूम इंडस्ट्री के बैकबोन है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं और दोनों को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां एक कम्युनिटी है जो गुजरात के ही दूसरे हिस्से से आया, जिसे सभी तरह के शोषण का शिकार होना पड़ा और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा, लेकिन जिसने अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया। दूसरी तरफ उड़ीसा से आया हुआ यह माइग्रेंट कम्युनिटी है जो कि अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया और वह आज भी 50 साल के बाद भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो 50 साल पहले था। तो दोनों ही माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं, दोनों वर्कफोर्स का हिस्सा रहे, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है और दोनों के जो इस शहर का व्यवहार है दोनों के प्रति वो अलग अलग है। अब इसी के साथ साथ जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो उसमें बहुत सारे अंग हैं। पावरलूम एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा डाइंग एंड प्रिंटिंग है, फिर शहर में रियल एस्टेट का एक बड़ा सेक्टर है और इन सब में भी बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट समुदाय हैं। इनमें बिहार का भी एक बड़ा तबका है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी बड़ा तबका है। राजस्थान का तबका है जो कि ट्रेडिंग में अधिकतर है, मारवाड़ी। तो इन सभी माइग्रेंट समुदायों से यह शहर का ताना बाना बनता है। शहर के जो मुख्य 4 कम्युनिटीज हैं जिन्हें सुरती कहा जाता है, वो दरअसल हिंदी के दर्शक शायद नहीं जानते होंगे, गुजराती वर्णमाला के 4 जो पहले अक्षर हैं क ख ग घ, तो इस नाम से शुरू होते हैं उनका जाति नाम, कन्वी, खत्री, गोला, घाची। इन 4 को यहाँ सुरती समुदाय माना जाता है, तो पारंपरिक सुरती समुदाय। अब जब इनसे हमने बातें करना शुरू की, इनके बारे में कुछ पढ़ना जानना शुरू किया, तो पता चला कि ये भी किसी न किसी समय में बाहर से ही आए हैं शहर में। कोई 1 जनरेशन पहले, कोई 2 जनरेशन पहले, कोई 100 साल 200 साल पहले आया। इसी के साथ साथ एक मराठी समुदाय है जो कि उड़िया या सौराष्ट्रियन पटेल या बिहार उत्तर प्रदेश के तुलना में 100 साल पहले आया। तो अलग अलग समय में इस तरह से माइग्रेंट प्रवासी समुदायों का आगमन होता है शहर में और अलग अलग समय में इन्हें अन्य के रूप में देखा जाता है। तो ये जो एक पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स ऑफ बिलोंगिंग जो धनंजय पहले बात कर रहे थे, जहाँ की हम जो अर्बन एक्सपीरियंस की बात, वहाँ सब्जेक्टिविटी की बात करना चाहते हैं, वह सब्जेक्टिविटी का यह राजनीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इस सब्जेक्टिविटी में इस राजनीति से बाहर भी बातें हो रही हैं। स्पेस को लेके उनकी सब्जेक्टिविटीज है, उनका लगाव भी है। तो जो बिलोंगिंगनेस की बात है, लगाव की बात है, वो बाकी समाजशास्त्री भी करते हैं, लेकिन
जहां मुझे उनसे थोड़ा सा परेशानी होती है वो ये होती है कि या तो बिलोंगिंगनेस का डिस्कोर्स बहुत रूमानियत का हो जाता है, जहां बस आप लगाव की बात करते हैं, वो पोएटिक लहजे की बात हो जाती है, या फिर आप उसको हमेशा इसी पॉलिटिक्स के फ्रेम से देखते हैं जहां एक्सक्लूजन है और इंक्लूजन है। तो इसके बीच के जो 50 शेड्स हैं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे कहें तो अच्छा है, तो उसकी बात भी तो करनी होगी। धनंजय, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए भी। एक इम्पोर्टेंट, चूंकि इंग्लिश में ही पुस्तक है तो कोट भी इंग्लिश में ही होंगे। From the very beginning, Surat's rise as a business hub followed an indigenous logic of caste and family as a unit of capital accumulation. तो ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन या जो कंसोलिडेशन का मामला है, उसमें आप कास्ट और फैमिली दोनों ला रहे हैं। इसको थोड़ा सा और अनपैक करेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा। हाँ, ये देखिए सूरत के ऊपर काफी लोगों ने काम किया है, और उन लोगों ने जिन समुदायों के ऊपर काम किया है, खासकर जब हम ये जो 1960 से पहले के दशक के तरफ जाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण जो हस्तक्षेप रहा है, जहाँ से बहुत इंसाइट मिलता है, वो डगलस हेन्स के काम है, या दूसरे भी जो अर्थशास्त्री, जो अर्थशास्त्री नहीं भी हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कहें, सोशियोलॉजिस्ट भी कहें, तो उन लोगों के काम से हमें ये दिखता है कि किस तरह से, जैसे मैंने 4 जो समुदाय, 4 कास्ट का नाम कहा, 4 जातियों का नाम कहा, कन्वी, गोला, खत्री, घाची। तो जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था, वीविंग खासकर, तो उसमें खत्री महत्वपूर्ण थे। वो इतिहास में जब जाते हैं तो जो खत्री थे वो कन्वी मालिकों के अंदर काम करते हुए ऐसे दस्तावेज मिलते हैं। नाउ धीरे धीरे 20वीं सदी के शुरुआती दशक से ही जो खत्री हैं, इनमें एक जाति चेतना का हम बोध देखते हैं, और इसमें अब ये होने लगा कि जो खत्री हैं वो खत्री मालिक के ही अंदर काम करें, ऐसा एक मंजर बनता हुआ हम देखते हैं। अब धीरे धीरे तो जो मालिक है वह भी उसी समुदाय का है, और जो वर्कर है वो भी उसी समुदाय का है। इसी तरह जो सूरत का जो एक पारंपरिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो जरी मेकिंग का। जरी मतलब जो बनारसी साड़ी से आपके दर्शक परिचित होंगे, तो उस बनारसी साड़ी के लिए जो जरी का काम, जरी का निर्माण होता था, जो चांदी के तार होंगे या सोने के तार होंगे, वो उन तारों का निर्माण सूरत में होता था या अभी भी होता है। तो इन तारों के निर्माण, इस जरी का निर्माण में मुख्य रूप से गोला समुदाय है अभी भी। तो चाहे हम खत्री की और गोला समुदाय भी हैं जो शुरू में कन्वी मालिकों के अंदर काम करते थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और जैसे मैंने कहा कि हैंडलूम या वीविंग में खत्री ही मालिक भी हो गए और खत्री ही वर्कर भी हो गए। इसी तरह एम्ब्रॉयडरी में, जरी मेकिंग में गोला ही मालिक भी हुए, गोला ही अब वर्कर भी हो गए। तो एक ही कास्ट में एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, क्योंकि बगैर उसके तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, और ये जो कम्युनिटी लेबर है, और कैपिटलिस्ट भी कम्युनिटी के ही है, ये एक यूनिक सा स्ट्रक्चर यहां मिलता है। इसी तरह से
ये तो 1960 के पहले का और उससे बाद भी ये चलता आ रहा है, लेकिन ये इसकी शुरुआत तो पहले ही हम देखते हैं। अब आए 1960 के बाद, तो जब डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, ये एक्सपैंड कर रहा है। 1950 के दशक के मध्य से ही एक्सपैंड करना शुरू हुआ। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैं यहाँ नहीं जानना चाहता हूँ। तो जो इससे पहले भी सूरत में हीरा का पॉलिशिंग होता था और उसमें वैष्णव बनिया और जैन के हाथों में था। 1960 में अब यहाँ ये जो सौराष्ट्रियन पटेल आ रहे हैं और यहाँ भी फिर एक साथ देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं और जैसा मैंने कहा वो अपने को वर्कर से वो कैपिटलिस्ट के रूप में भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फिर से हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि टेक्सटाइल, जहाँ की खत्री वर्कर भी है, कैपिटलिस्ट भी है, पूंजीपति भी है और श्रमिक भी है, या फिर जरी इंडस्ट्री जिसमें कि गोला श्रमिक भी है और गोला पूंजीपति भी है। उसी तरह डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री में जो सौराष्ट्रियन पटेल हैं, यह श्रमिक भी है और यह पूंजीपति भी है। तो ये जो हो रहा है ये बड़ा यूनिक कॉन्स्टेलेशन है। इसके बीच कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। अभी हालांकि मैं यह भी साथ में जोड़ दूं कि अब जब उड़ीसा से माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं पावर लूम में, या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो ये जो मैंने मॉडल कहा उस मॉडल में बहुत खासा तब्दीली भी आया है, हो रहा है। लेकिन वो जो मॉडल है वो एक समाज विज्ञानी को एक चुनौती देता है कि आप इस मॉडल को कैसे देखें, और वहां ट्रस्ट का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक यूनिक मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म है। कमल, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सॉरी, हाँ, मतलब वापस आने में बहुत समय लगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अभी कि अगर धनंजय एक और सवाल मैं करूँ और उसके बाद हम समाप्त करें तो शायद थोड़ा अच्छा रहेगा। एक बार आपकी माइक को मैं वो कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो अगर सदन सर के पास समय है तो एक और सवाल हम कर सकते हैं। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल ये आ रहा था कि जैसे जो हर बड़ा शहर प्रदूषण और पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है, तो क्या ये जो सूरत है वहाँ पर सामाजिक स्तर पर इसको लेकर किस तरह की गोलबंदी जागृति चल रही है? क्या एक मुद्दा बन सका है, या फिर सूरत तुलनात्मक रूप से एक बेहतर स्थिति में है इस तरह के मुद्दों के संदर्भ में? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। हालांकि मैंने अपने किताब में इसका इस तरफ तो नहीं मैं गया। देखिए, प्रदूषण का मसला तो सब जगह है, पूरे भारत में या वैश्विक स्तर पर है। और सूरत में भी 1990 के बाद जिस तरह से नए जो इंडस्ट्रीज आए और ये सूरत के पेरिफेरीज में, चाहे वो हजीरा इंडस्ट्रियल बेल्ट हो या सचिन जीआईडीसी हो, या अलग अलग जो शहर के परिधियों में ऐसे इंडस्ट्रीज आए, और इसमें बहुत सारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं, और इनका तो असर जाहिर सी बात है कि शहर के जलवायु पे पड़ता है। इस तरफ दुर्भाग्य से बहुत काम नहीं हुआ है। बहुत हमारे पास इसका डेटा भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक कुछ जो विशिष्ट किस्म का प्रदूषण है जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो महज वायु, और इसमें एक बड़ा जटिल समस्या है जिसकी तरफ लोग नहीं ध्यान देते हैं, वह है ध्वनि प्रदूषण। और जब हम ध्वनि प्रदूषण मैं कह रहा हूँ तो ये कार के हॉर्न या ट्रैफिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
मैं लाउड स्पीकर की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पावर लूम्स में, जिसमें कि 18 घंटे और कई तो 24 घंटे लगातार जो श्रमिक काम करते हैं। और पावर लूम में जो लगातार ये जो पावर लूम का जो आवाज होता है उसके मशीनों का, उस मशीन के आवाज का जो इन श्रमिकों के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में आजीविका एक संस्था है जो कि उड़ीसा और अन्य जगहों से भी आए हुए जो पावर लूम सेक्टर में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके साथ काम करता है, उनके राइट्स को लेकर। और वहाँ के आजीविका के एक साथी बता रहे थे कि एक सामान्य आदमी को 80 के आसपास 80-85 डेसिबल तक उसको सुनने की होती है, और इन मशीन पावर लूम मशीन में 120 से 125 130 डेसिबल वो हमेशा वो उसमें उससे एक्सपोज होता है। मैं वैज्ञानिक रूप से बहुत नहीं जानता हूँ, इसीलिए हो सकता है कि मेरे डेटा मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ आंकड़ों में कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुल मसला ये है कि मैं जिस तरफ ध्यान देना चाहता हूँ कि एक आदमी का मस्तिष्क की श्रव्य सीमा होती है, और एक लगातार कई वर्षों तक यदि 18 घंटा 24 घंटा ये श्रमिक उस श्रव्य सीमा से बहुत अधिक ध्वनि को एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो जो प्रदूषण है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि होता अक्सर ये है कि जो हवा का जो प्रदूषण है वह मध्य वर्ग और हर समाज के हर तबके को एक साथ एक जैसा असर करता है, तो उस तरफ हमारा ध्यान अधिक जाता है। लेकिन इस तरह का जो ध्वनि प्रदूषण है जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, जिस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वह हमारे मध्य वर्गीय दायरे से बाहर की बात है, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। वह भी एक महत्वपूर्ण प्रदूषण है। तो इन सब दिशाओं में काम होने की जरूरत है। हमें और अधिक समझना होगा क्यों एक ये जो उड़ीसा के श्रमिक हैं जो पावर लूम सेक्टर में काम करते हैं, वो 40-45 साल तक होते होते वो बूढ़े लगने लगते हैं। उनकी जो क्षमता है, काम करने की क्षमता, वो उसमें बहुत तेजी से पतन होता है। तो इन सब ये जो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स हैं उसकी तरफ जो पब्लिक हेल्थ है उसकी तरफ भी ध्यान देना की जरूरत है जब हम प्रदूषण की बात करते हैं। साथ ही साथ सूरत से सटा हुआ समुद्र है, गुजरात का तटीय इलाका बहुत बड़ा है। तो इन जो तटीय इलाके हैं, ये जो समुद्र के जो समुद्री किनारे हैं, बीच हैं, वो वहाँ जिस तरह से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट उसका डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी तरफ कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो एक अलग जटिल समस्या है। धनंजय, आप आखिरी सवाल पूछिए। एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इस किताब की खासियत है जहाँ पे आप मार्केट इकोनॉमी और मार्केट प्लेस में डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि मार्केट प्लेस का अपने आप में एक अध्ययन होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आप सुरती बाजार और चौटा के बीच में एक कंपैरिजन का भी एग्जांपल देते हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाजार हर एक शहरी इलाका, हर एक शहर का या हर गांव का एक अभिन्न हिस्सा है, और हम लोग बाजार को अक्सर भारतीय संदर्भों में या तो बाजारवाद कहकर उसका एक आलोचना तैयार करते हैं, या फिर बाजार को हम अर्थशास्त्रियों के हल्के में छोड़ देते हैं कि वहाँ तो महज पैसे का लेन देन और पैसा और गुड्स का लेन देन होता है। तो वो तो समाजशास्त्री या सामाजिक
जो अध्ययन के लिए के दायरे से बाहर हम उसको कर देते हैं। लेकिन ये जो बाजार हैं जहाँ की महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, जो कि हमारे दैनिक जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, उन बाजारों को, उन मार्केट प्लेसेस को या शॉपिंग मॉल्स को हम कैसे देखें, वहाँ किस तरह से उनको हम सामाजिक अध्ययन के दायरे में कैसे लाएं, ये मेरे लिए ये एक प्रस्थान बिंदु था जहाँ से मैंने शुरुआत की। और फिर मैंने 10 ऐसे मार्केट प्लेसेस को लिया जिसमें कि बाजार भी है, जो कि जिसका 400 साल से वहीं उसी जगह पर लगता आ रहा है, और नए खुलते बंद हो रहे शॉपिंग मॉल्स भी हैं, जो कि 10 साल के भीतर ही कई खुले और कई बंद भी हो गए। तो मेरा फिर से ये कहना नहीं है कि बाजार बाजार बनाम शॉपिंग मॉल्स, पारंपरिक मार्केट प्लेसेस बनाम नए उभरते शॉपिंग मॉल्स, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि किस तरह से इनको शहरी जगह के रूप में, शहरी समाज के एक अहम हिस्से के रूप में कैसे हम एनालाइज करें, जो कि महज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के एनालिसिस से आगे जाए, जहाँ ट्रस्ट की बात है, जहाँ सामाजिक लेन देन की बात है, प्रक्रियाओं की बात है। जी। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि पिछले कुछ वर्षों में एक खासतौर पर 14 के चुनाव के समय गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चा हुई थी, और मुझे बहुत थोड़ा-सा समय मिला गुजरात में गुज़ारने का, तो मुझे लगा कि शायद वो एक शहरी परिघटना थी, जहाँ पर बड़े-बड़े मॉल्स और बाकी चीज़ें मिल गईं। तो ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है, पर क्या आपको लगता है कि एक गुजरात मॉडल के रूप में जो एकदम विकास की धारा बह रही है, इस उस चीज़ का प्रतिनिधित्व सूरत करता है या उसके आसपास के इलाके? हाँ, कई अर्थों में करता है, क्योंकि जिस तरह से आप कहें कि सूरत अभी भारत का सबसे तेजी से विकसित हो रहा शहर है। सबसे तेजी से यहाँ जिन शहरों में आबादी बढ़ रही है उसमें सूरत भी एक है। जिस तरह जितनी तेजी से इलाके में विस्तार हो रहा है, वो भी उसमें भी शहर है। तो कई मानदंडों में वहाँ आप कह सकते हैं कि सूरत एक नमूना उदाहरण है। लेकिन जो गुजरात मॉडल और विकास की बात है, उसके बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पहलू है, जिसमें भी सूरत काफ़ी आगे है। म्युनिसिपल गवर्नेंस का पहलू है, जिसमें कि सूरत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब तो है, लेकिन साथ साथ जब हम इन बातों को समग्रता से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि जिसे कहें कि शहर महज मध्यवर्ती वर्गीय समाज के रहन सहन का ही इलाका नहीं है। शहर में श्रमिक भी हैं, वह माइग्रेंट भी है, तो फिर हमें कहीं न कहीं बहुत अपनी नज़र को पैना करना होगा। कहीं न कहीं हमें उन बातों की तरफ भी जाना होगा, उन दिशाओं की तरफ जाना होगा जिसे हम इस विकास के मॉडल की बात करते हुए हम छोड़ देते हैं। जैसे किस तरह से मध्यवर्गीय इलाकों में जो मैंने थोड़ा-सा बताने की कोशिश की है, जो नए जो मोहल्ले बन रहे हैं, उन मोहल्लों में हम बहुत समरसता नहीं पाते हैं। वहाँ एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के लिए, चाहे उसके पास पैसा हो, किराए का मकान लेना मुश्किल है। चाहे उसके पास पैसा हो, इन सोसाइटीज़ में
उसके लिए घर खरीदना नामुमकिन सा हो जाता है। तो इन बातों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि तभी एक हम होलिस्टिक मैनर में विकास की बात कर सकते हैं, जो कि सस्टेनेबल भी होगा। तो वह भी एक पहलू है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैंने इस किताब में सीधे सीधे अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर बहुत बातें नहीं की हैं, तो शायद और भी शोध करने की ज़रूरत है, और भी लोगों को आगे आना होगा और उन्हें देखना होगा कि किस तरह से ये जो तमाम समुदाय हैं जो हाशिए पर आ गई हैं, उनके जद्दोजहद दैनिक जीवन में कैसे रहते हैं, वो कैसे निगोशिएट कर रहे हैं, कैसे वो अपने एस्पिरेशंस को और तमाम तरह के मुश्किलातों को वो कैसे उनके साथ वो निर्वाह कर रहे हैं। कमल, अनम्यूट करना होगा आपको। मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही बोल रहा था कि आप इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें अभी, या फिर आप चाहें तो एक और सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सदन सर काफ़ी देर से बैठे हैं तो शायद नहीं, हम मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आजकल कोई किताब पढ़ता नहीं है, तो किताब पर चर्चा हो रही है, तो ये तो लेखक के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा खुशकिस्मती की बात है। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहल किया इस किताब पर बात करने का, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। नहीं, मुझे लग रहा है कि हम कंक्लूड करते हैं कि इस पुस्तक में बहुत कुछ है जिस पे हमें और भी बात करने की ज़रूरत है। तो हम सदन जी से इसके सेकंड पार्ट के लिए भी हम निमंत्रण दे सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम करीब करीब है ये। तो मुझे जो लगता है कि ये किताब बहुत ही ज़रूरी है सोशल साइंसेज में, उसके 2 कारण हैं। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरह इशारा करती है कि हर चीज़ एक यूनिडायमेंशनल वे में हम ना देखें, और एक जो सोशल है सिटी का, उसको इंगेज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो बहुत सारे मॉडर्न क्वेश्चंस हैं, जो हमारे समय के अपने प्रश्न हैं, जिसमें वो जेंडर क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब्जेक्टिविटी है, बिलोंगिंगनेस है, या जो स्पेस का जो पूरा मसला है, बाजार को कैसे देखें, मार्केट प्लेस वर्सेस मार्केट इकोनॉमी का मुद्दा है, माइग्रेंट्स का मुद्दा है। इस पुस्तक में मुझे जो खुद के लिए महत्वपूर्ण बात लगी, जो सीखने के लिए मदद मिली, वो यह थी कि जो पहले के सोशल साइंटिस्ट थे वो माइग्रेशन को कैसे देखते हैं थे, और जो सदन जी अब माइग्रेशन को कैसे देखते हैं। सिटी वही है, सोशल सिटी का इवॉल्व होता है, लेकिन एक वेंटेज पॉइंट उस नज़रिए को बदल के रख देता है, जिस तरह से हम वहाँ पे जो प्रोसेसेस है उसको कैसे कैप्चर करना है। तो जिस तरह के सोशल को अनपैक कर रहे हैं सदन जी, अनरेवल कर रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिसको सभी को पढ़ा जाना चाहिए। थैंक यू। सदन सर ये सब सुनना बहुत कर्णप्रिय लगता है। नहीं, और हम आपको सुनना बहुत कुछ सीखने के लिए रहा, क्योंकि आप बहुत ही आराम से चीज़ों को समझाकर हर सवाल की गहराई में जाकर आपने जवाब दिया। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस किताब को आगे पढ़ेंगे और इस पूरे लेक्चर को या बातचीत को सुनकर भी उन्हें किताब के बारे में, सूरत के बारे में, अर्बन स्टडीज़ के बारे में और अलग-अलग विविध मुद्दों के बारे में एक समझ बनेगी। तो गुफ्तगू के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे और एक अन्य किताब पर चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा के लिए डॉक्टर सदन जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर अगले अंक में मिलते हैं। नमस्ते।